Good morning, friends. Welcome to this fresh green morning. I can breathe the fresh air. चारों तरफ कितनी ग्रीनरी है. गेहूं, गन्ना. गन्ना तो यहाँ का मेन फसल है. यही फ्रेश एयर है जिसके लिए हम तरस जाते हैं शहर में. I love this greenery. This beauty. सुबह की चाय एंड दिस ब्यूटी. वाह, क्या कॉम्बिनेशन है. यहाँ गन्ना तो ऐसे है जैसे कि घास हो. यही तेराई एरिया की स्पेशलिटी है. आप लोग देखते रहिए ये ड्रोन शॉट और मैं जल्दी से तैयार होती हूँ फॉर द मॉर्निंग सफारी. बाय. अभी हमारा सफारी शुरू होने जा रही है. हम जंगल की तरफ जा रहे हैं फॉर आवर सेकेंड सफारी विच इज़ अबाउट टू स्टार्ट एट अराउंड 6:30. तो वापस आते हैं और फिर आपको आगे के अपडेट्स देते हैं. जैसे ही आप फॉरेस्ट में एंट्री लेते हो एक ठंडक महसूस होती है. इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ है. साल, सगौन, जामुन के पेड़. हर तरफ एक डिफरेंट नज़ारा है. यहाँ देखिए, फॉरेस्ट का अलग ही रंग है. नज़ारे अलग है, रंग अलग है, वेजिटेशन अलग है. यहाँ हम वेट कर रहे हैं फॉर अ वेरी स्पेशल बर्ड, द ग्रेट स्लेटी हेडेड वुडपेकर. ये इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में है ही मिलती है. वुडपेकर्स में ये सबसे बड़ा है साइज़ में. उसका कॉल है आसपास. आई होप यू कैन हियर वन नाइस शॉट एंड आई एम हैप्पी. ये जो गेट और फेंसिंग आप लोग देख पा रहे हैं, इस फेंसिंग के अंदर रहते हैं वन हॉर्न राइनो. ये दूधवा का सबसे स्पेशल प्रोजेक्ट है. इन राइनोस को रिहैबिलिटेट यानी कि इनका पुनर्वास करवाया जा रहा है. इस प्रोजेक्ट के बारे में और जानकारी हम आपसे शेयर करेंगे इस वीडियो के अगले सेक्शन में. ये इलेक्ट्रीफाइड फेंस है. पहले राइनोस को देखने के लिए यहाँ पे एलिफेंट सफारी होती थी, लेकिन अभी हर फॉरेस्ट में एलिफेंट सफारी को बंद कर दिया गया है. यहाँ पे जो एलिफेंट्स है ये डोमेस्टिक है, जिनको अभी सिर्फ फॉरेस्ट के काम के लिए ही यूज़ किया जाता है. अभी हम चल रहे हैं एक पॉन्ड की तरफ. गाइड साहब कह रहे हैं कि वहाँ मार्श क्रोकोडाइल देखने के चांस है. इस पानी के अंदर बहुत सारे क्रोकोडाइल्स यानी कि मगरमच्छ है. एक दिख भी रहा है. विल शेयर द पिक्स. ये फिशिंग कर रहे हैं.
यहाँ हम देख पा रहे हैं धूप सेकते हुए मार्श क्रोकोडाइल्स। यहाँ हमें दिख रहे हैं काफ़ी सारे कलरफुल बर्ड्स जिनका पिक्चर्स हम शेयर कर रहे हैं। अभी हमें दिख रहे हैं हिमालयन ग्रिफॉन। ये सिर्फ और सिर्फ हिमालय के आसपास ही दिखते हैं। वर्ल्ड के ओल्डेस्ट प्रजाति है वल्चर्स के। यहाँ हम रुके हैं लेसर एडजुएंट स्टॉक को देखने के लिए। इस बर्ड की स्पीशीज अभी ख़त्म होते जा रहे हैं। यहाँ पे इसका नेस्ट है। हमारे डे 2 का सफारी ऑलमोस्ट ख़त्म होने जा रहा है और इस ट्रिप के बाद मैं आप लोगों की मुलाकात करवाऊंगी इस फॉरेस्ट के सबसे पुराने फॉरेस्ट ऑफिसर्स में से एक रिटायर्ड ऑफिसर से। वो हमारे गाइड भी है और वो हमें बताएंगे इस फॉरेस्ट के बारे में कुछ स्पेशल बातें। आज हम मिलने जा रहे हैं दुधवा नेशनल पार्क के सबसे सीनियर और ये कह सकते हैं सबसे पुराने एक पर्सन से जो दुधवा नेशनल पार्क से जुड़े हुए हैं बहुत सालों से। हम उनसे सुनेंगे उनके एक्सपीरियंसेस। सिंह जी, वेलकम टू इंडिया घूमो फिरो। सबसे पहले तो मैं आपको ये पूछना चाहूँगी कि आप इस फॉरेस्ट से कैसे जुड़े? एक्चुअली क्या था, मेरे फादर भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ही थे और तब प्लांटेशन भी होता था। तो प्लांटेशन इसका यूकेलिप्टस, अच्छा, टीक मैंने आपको दिखाया। हाँ। तो ये सब प्लांट किए हुए थे। तो प्लांटेशन डिवीज़न में वो थे, उन्हीं से सीख के थोड़ा सा जंगल बचाव कार्यक्रम को मैं आ गया, क्योंकि वो प्लांटेशन में थे, प्लांट करते थे। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी कुछ करता हूँ। तब तक फिर वाइल्ड लाइफ में का बचाव भी आ गया। तो जंगल के बचाने के साथ साथ वाइल्ड लाइफ भी बचाइए, टाइगर बचाइए। टाइगर बचेगा तो जंगल बचेगा और जंगल बचेगा तो देश का एनवायरनमेंट बचेगा। चाहेंगे तो उसके लिए जंगल बचाना है, उसके लिए ग्रासलैंड बचाने हैं। ग्रास तो खाता नहीं टाइगर, लेकिन ग्रास खाने वाले जानवरों को वो खाता है, इसलिए ग्रासलैंड भी बचाने हैं। कवर्ड के लिए हमें वुडलैंड भी बचाना है और जानवरों की, दूसरे जानवर जो है उनकी भी सुरक्षा करनी है टाइगर के लिए। तो एक टाइगर को बचाने के लिए हमें जंगल बचाना है, जानवर बचाने हैं, और जंगल बचता है तो हमारा देश का पर्यावरण बचता है। अच्छा, इस फॉरेस्ट का नाम दुधवा कैसे पड़ा? ये बहुत पुराने समय की बात है। कभी सूखा पड़ जाता था, बारिश नहीं होती थी, और तब जो गांव होते थे आसपास के 50-50 किलोमीटर 100-100 किलोमीटर के गांव वाले जो है, फिर अपने मवेशियों को, अपने जानवरों को चराने के लिए, दुधवा नेशनल पार्क तब नहीं था, साधारण जंगल था, तो यहाँ आके वो चराते थे। और जगह जगह लोग बैठते थे, गौड़ियाँ कहलाती थी वो, जहाँ वो लोग बैठते थे और जानवर दिन भर चर के फिर वहीं इकट्ठे होके आ जाते थे। तो दूध की कमी नहीं थी। दूध होता तो बहुत, खाने वाले थे ही नहीं, तो वो दुग्ध से दुधवा बना है। कितने सालों से है आप इस मैं फॉरेस्ट में? 41 ईयर, 77 में ये नेशनल पार्क डिक्लेयर हुआ। मैं 76 से यहाँ हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे क्या क्या स्पीशीज़ है? असल में सबसे बड़ी बात तो ये है, शायद किसी भी इंडिया के किसी भी नेशनल पार्क में नहीं है, कि यहाँ हिरन की 5 प्रजातियाँ पाई जाती हैं एक साथ, और बाकी टाइगर, एलिफेंट्स, लेपर्ड, ये तो सब है ही है, लेकिन 5 स्पीशीज़ एक साथ होना एक बड़ी बात है। 77 में जब ये डिक्लेयर हुआ नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, तो 490 स्क्वायर किलोमीटर में ही था सिर्फ, और सिर्फ 12 सिंगे के लिए इसको डिक्लेयर किया गया था। अच्छा। कि हम 12 सिंगे को, स्वैम्प डियर को किसी तरह से बचाएं। और इस फॉरेस्ट की खासियत क्या है?
इस फॉरेस्ट की खासियत ये है कि ये तराई बेल्ट में है, और तराई बेल्ट में अंडरग्रोथ बहुत होता है। जो टॉल ट्रीज़ हैं साल के वो बहुत ऊंचे हैं, 70-80 फीट 90 फीट भी हैं। और हमारे पास बहुत अच्छे ग्रास लैंड हैं, वेट लैंड भी बहुत अच्छे हैं तराई होने से, इसलिए हमारे पास स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा हैं। राइनो को रिहैबिलिटेट वाला प्रोजेक्ट है, उसके बारे में कुछ बताइए। असल में क्या हुआ कि बहुत पहले से ये हो रहा था कि राइनो हम रीइंट्रोड्यूस किए, तो देखा ये गया कि 125 साल पहले यहाँ राइनो पाए जाते थे और बहुत तेज़ी से पोचिंग हुई उनकी, जिससे वो राइनो ख़त्म हो गए। जबकि हमारे बराबर में ही नेपाल है और नेपाल के जो भी नेशनल पार्क हैं वहाँ पे राइनो नेचुरल वे में हैं। तो उनका जो इन्वायरमेंट है और हमारा जो इन्वायरमेंट है सेम इन्वायरमेंट, तो ये सोचा गया क्यों ना हम फिर से रीइंट्रोड्यूस किए कर देखते हैं। और इसलिए हमने रीइंट्रोड्यूस 1984-1985 में किए 9 राइनो। अच्छा। हाँ, 1984 में हम 5 लाए थे आसाम काजीरंगा से। अच्छा। और उसके 1 साल के बाद हम चितवन नेशनल पार्क नेपाल से लाए। अच्छा। 4 फीमेल। तो अभी है 42 राइनो। ओके, थैंक यू सो मच। इनकी बातों को समझने की कोशिश कीजिए और कोशिश कीजिए अपने एनवायरनमेंट को अच्छा रखने के लिए और एनवायरनमेंट को बचाने की कोशिश कीजिए। वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट सफारी ऑफ डे 2। सुबह हम निकले थे 6:30 बजे, सफारी शुरू हुई अराउंड 7 o'clock और हम फॉरेस्ट से निकले 10 बजे तक। थोड़ा लेट हो गए थे, 9:30 बजे उनका डेडलाइन होता है निकलने का, बट हम थोड़े से लेट हो गए थे क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज़ देखने को मिले बर्ड्स का। और एक बहुत अच्छी बात जो थी वो ये थी कि हमें एक रेयर बर्ड स्पीशीज़ मिली विच इज़ लेसर एडजुवेंट स्टॉक, जो कि इंडिया में 2-3 जगह में ही पाए जाते हैं। एक दुधवा में, एक गोवा में मिलते हैं और असम के कुछ जगह में भी मिलते हैं। कहते हैं कि दिस बर्ड इज़ गेटिंग एक्सटिंक्ट नाउ, आने वाले कुछ सालों में शायद इसकी प्रजाति ख़त्म हो जाए। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि हम देख पाए और इसके फ़ोटोज़ ले पाए। वैसे भी दिस फॉरेस्ट इज़ सो ब्यूटीफुल, हर तरफ आप जाओगे तो एक नया ही लैंडस्केप देखने को मिलेगा। कहीं पे ग्रासलैंड है तो कहीं पे बहुत बड़े बड़े पेड़ है। वैसे अंडरग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है जिस वजह से यहाँ एनिमल्स देख पाना थोड़ा मुश्किल है, बट बर्ड्स की बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड है इन बर्ड फोटोग्राफी या बर्डिंग करने के लिए, जो जिनको बर्ड देखना बहुत अच्छा लगता है, उनके लिए इट इज़ अ पैराडाइज। बहुत सुंदर बर्ड्स है यहाँ पे। हमारी सेकंड सफारी जो है वो है आज दोपहर को, अगेन 3:15 इज़ द टाइमिंग। बहुत एक्साइटेड है क्योंकि फॉरेस्ट में जितना एडवेंचर करते हैं कुछ ना कुछ नया देखने को मिल ही जाता है, सम न्यू स्पीशीज़। ओके, तो ये है हमारी फाइनल सफारी दुधवा में। हम जा रहे हैं एक दूसरे रेंज की तरफ जो है साथियाना रेंज। यहाँ एलिफेंट्स का मूवमेंट्स के बारे में बहुत सुना जा रहा है अलोंग द रिवर शारदा। फॉरेस्ट के साथ साथ हम दिखाएंगे यहाँ के फॉरेस्ट गेस्ट हाउस को भी। हमने काफ़ी इंतज़ार किया यहाँ पे क्योंकि एलिफेंट्स की आवाज़ सुनाई दे रही थी, बट अभी तक देख नहीं पाए हैं। आगे चलते हैं, लेट्स सी। इस फॉरेस्ट की खासियत ये है कि यहाँ पे ग्रासलैंड काफ़ी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कहीं पे बहुत ज़्यादा ग्रीन है और कहीं पे ड्राई ग्रासलैंड्स भी है। इस तेराई के फॉरेस्ट में देखिए कितना सुंदर घास के साथ साथ फर्न्स की झाड़ी भी है। ये कम्प्लीटली डिफरेंट व्यू है फॉरेस्ट का। हम पहुंच गए हैं यूपी इको टूरिज्म के
साथियाना फॉरेस्ट लॉज। एक छोटी सी हिस्ट्री है साथियाना फॉरेस्ट का। अब हम चल रहे हैं स्वैम्प पैट्रिज देखने के लिए। कॉल सुनाई दे रही है। ये है काला तीतर या ब्लैक फ्रैंकोलिन गाना गाते हुए। सो वी हैव कम टू द एंड ऑफ सफारी 3 एट दूधवा। ये हमारी आखिरी दिन है यहाँ पे। कल हम वापस जा रहे हैं दिल्ली की तरफ। अगले वीडियो में हम शेयर करेंगे इस ट्रिप के खर्चे, होटल डिटेल्स, बुकिंग डिटेल्स। सो देखते रहिए और जुड़े रहिए विथ इंडिया घूमो फिरो।